नमस्कार विद्यार्थी, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास के अंदर संविधान के बारे में, जिसमें क्यों और कैसे और काफी कुछ हमने इसमें अध्ययन किया था। जिसमें आज जो हमारा जो बिंदु होगा, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार तो होती है लेकिन उसकी शक्तियों पे क्या लगा दी जाती है, उन पे सीमाएं बांध दी जाती है, यानी उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। क्योंकि सरकार क्या नहीं हो, संविधान उसको इस तरीके से सीमित कर देती है उन शक्तियों को, जिससे सरकार निरंकुश नहीं हो, सरकार निरंकुशता का प्रतीक नहीं बने। इस वजह से संविधान के द्वारा उसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अब किस तरह से प्रतिबंधित किया गया है कि सरकार की शक्तियों पर जो सीमाएं हैं, इसमें बताया गया है कि सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे तो सरकार क्या करेगी, मान लो उसमें सीमाएं नहीं होगी, उसको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, तो सरकार किसी को भी अपनी मनमर्जी से क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, अब गिरफ्तार कर लेगी तो एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं पे जाने की या फिर इस तरीके की फ्रीडम, यानी कुछ व्यक्तियों को ही क्या है, स्वतंत्रताएं हासिल हो पाएगी। ठीक है, और ये सब कुछ कार्य क्या कहलाएंगे, अनुचित व अन्यायपूर्ण कार्य कहलाएंगे। कैसे कार्य कहलाएंगे, अनुचित व अन्यायपूर्ण कार्य कहलाएंगे। तो अनुचित व अन्यायपूर्ण कार्यों पे प्रतिबंध लगाने के लिए ये कहा गया है कि इनको प्रतिबंधित करने के लिए कि सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए, मतलब सभी कानून किस सरकार के द्वारा बनाए गए, जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी। मतलब एक ऐसी सरकार जो बनी है, वो विशेष प्रक्रिया के माध्यम से सरकार बनी है, वो इस तरीके से बनाई गई है विशेष प्रक्रिया के द्वारा। सरकार ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। मतलब ऐसे कानून जो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा कि कुछ लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, और कुछ मनमर्जी से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है सरकार, तो मतलब उनके पीछे कुछ उद्देश्य, कुछ रहस्य जरूर छिपा हुआ है कि मतलब सरकार जो इस तरीके के जो कानून बना रही है, अन्यायपूर्ण जो कानून बना रही है या अन्याय जो कर रही है जनता के प्रति, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात जरूर रही है। तो अब देखो कि इसमें एक चीज बताई गई है कि संविधान का जो तीसरा काम है, संविधान कि हमने दो काम पढ़ लिए, अब तीसरा जो काम है जिसमें बताया गया कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। मतलब संविधान क्या करता है, संविधान अपने नागरिकों पर जो कानून संविधान अपने नागरिकों पर जो कानून लगाए हैं कुछ सीमाएं जो लगाए हैं उन पर कुछ सीमाएं क्या करें, इन पे कुछ सीमाएं स्थापित करें, यानी कुछ सीमाएं लगाएं। और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है। किस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यह सीमाएं क्या होती है, मौलिक, जिनका उल्लंघन सरकार नहीं करती है। यानी संविधान का जो तीसरा जो पहलू इसमें बताया गया कि संविधान अपने नागरिकों पर जो कानून लगाए हैं उन पर कुछ सीमाएं लगाए, उनको कुछ हद तक प्रतिबंधित करें, और ये सीमाएं मौलिक होती है। ये सीमाएं कैसी होती है, मौलिक होती है, संविधान सम्मत है। मतलब कि ये सीमाएं जो लगाई गई है उनको प्रतिबंध करने के लिए जो लगाई गई वो मौलिक है, मतलब संविधान सम्मत है, संविधान के द्वारा लगाई गई है। तो सरकार भी उनका क्या नहीं कर सकती, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर सरकार संविधान का उल्लंघन करती है तो सरकार को क्या कर दिया जाता है, अपदस्थ कर दिया जाता है, यानी उसके पद से उसको हटा दिया जाता है। अब देखो
संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। क्या करता है? संविधान सरकार की शक्तियों को रोकता है। मतलब संविधान सरकार की शक्तियों को क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। संविधान के द्वारा सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित किया है, यानी रोकता है, यानी उनको सीमित करता है। ठीक है। और नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया है। नागरिकों के मौलिक अधिकार स्पष्ट कर दिया है। मतलब नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया, जो हमें संविधान द्वारा हमें जो हमारे अधिकार हासिल है, फंडामेंटल जो हमें जो मिले हुए हैं इस संविधान के द्वारा, तो उनको क्या किया गया है कि उन मौलिक अधिकारों को स्पष्ट किया गया है संविधान के द्वारा। और अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं क्या बताएगी? अधिकारों का जो वास्तविक स्वरूप है, मतलब जब कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके, मतलब इनका क्या नहीं कर सके, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सके, तो संविधान अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है। यानी भिन्न भिन्न संविधानों के अंदर इनकी व्याख्याएं, मतलब सरकार इनका क्या नहीं कर पाए, इनको रोक नहीं सकती, इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो अलग अलग संविधानों में इन अधिकारों की भी व्याख्याएं क्या दी गई है? अलग अलग की गई है। हमारे जो अधिकार है उनकी व्याख्याएं अलग अलग की गई है और संविधान में बदलती रहती है। ये व्याख्याएं क्या करती रहती है? चेंजेस होती रहती है, बदलती भी रहती है। और अधिकारों का वास्तविक स्वरूप, जो अधिकारों का जो वास्तविक स्वरूप है, वो भिन्न भिन्न संविधानों में भिन्न भिन्न रूप से बताया गया है। और मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं, यानी अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। संविधानों में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। यानी मौलिक अधिकारों के अंदर क्या दिया गया है? मौलिक अधिकारों में संविधानों में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। प्रत्येक संविधान के अंदर किनको स्थान दिया गया है? इन मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। और मौलिक अधिकारों को जो सदैव जो ये पाए जाते हैं, प्रत्येक संविधान के अंदर ये नागरिकों के मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। सरकार की शक्तियों पे क्या की गई है? एक मूलभूत सीमा है। कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, मतलब कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं उस पर लागू की गई है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता इत्यादि ये स्वतंत्रताएं क्या की गई है? इस पे लागू की गई है। संविधान उन परिस्थितियों का उल्लंघन भी करता है। संविधान क्या करता है? उन परिस्थितियों का उल्लंघन करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। अगर इन अधिकारों पर प्रतिबंधित लगा दिया जाता, सरकार उनको रोकने का प्रयास करती है, तो संविधान उल्लंघन कर सकता है। संविधान ऐसी सरकार की खिलाफत कर सकता है जिससे नागरिकों के क्या है कि अधिकारों को रोका जाए, और उन अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात है वो है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या क्या है, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस के लिए। अब देखो समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, ठीक है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य के अंतर्गत क्या बताया गया संविधान के बारे में कि देखो भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान एक ऐसा सक्षम ढांचा प्रदान करता है। कैसा ढांचा प्रदान करता है? जिसमें सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके।
देखो, भारतीय संविधान एक ऐसा सक्षम ढांचा प्रदान करता है, मतलब भारतीय संविधान एक ऐसा सक्षम ढांचा प्रदान करता है जिसमें सरकार सकारात्मक कार्य कर सके। मतलब इस तरीके का ढांचा प्रदान किया गया है, इस तरीके का संविधान बनाया गया है जिसके अंदर क्या है कि सरकार सकारात्मक रूप से, मतलब पॉजिटिविटी के द्वारा क्या है कि एक अच्छे तरीके से कार्य कर सके, सकारात्मक रूप तय कर सके, सकारात्मक रूप से वो कार्य कर सके, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे सके, जिससे समाज की आकांक्षाएं, जिससे क्या है समाज की आकांक्षाएं व समाज की आकांक्षाएं जिन लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। अभिव्यक्ति दे सके। ठीक है, तो इस तरीके का संविधान निर्माण करना होता है, इस तरीके से उसकी आकांक्षाएं व लक्ष्य के अनुसार क्या करती है सरकार कार्य करती है। और सरकार ये करती है कि इस संबंध में नए प्रयोग किए जाए, मतलब इस संबंध में क्या है वो नए नए प्रयोगों का भी संचालन करती है। और नए प्रयोग जो होते हैं सरकार के द्वारा वो कैसे होते हैं, जनहितकारी होते हैं, लोक कल्याणकारी होते हैं। उसका भाव क्या हो जाता है, लोक कल्याणकारी भाव हो जाता है सरकार का। अब इस संबंध में कुछ नए प्रयोग, जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां, मतलब कई प्रकार की ऐसी समाज के अंदर क्या है गहरी खाइयां, जाति भेदभाव वगैरह कुछ ऐसी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का क्या है जो सरकार के द्वारा क्या किया गया समाधान, सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार की शक्तियों पर क्या करना पर्याप्त नहीं है, केवल प्रतिबंध लगाना ही एक उद्देश्य नहीं है, सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। सरकार को प्रतिबंधित करना ही नहीं है, बल्कि सरकार को मजबूत करना होगा। मतलब सरकार को प्रतिबंधित करना ही नहीं बल्कि सरकार को क्या करना होगा, मजबूत करना होगा, उसको फ्रीडम देनी होगी। सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार के लिए क्या करना होगा, सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। सरकार को मजबूत करना होगा, समर्थ करना होगा, समर्थ बनाना होगा, मतलब वो अपने स्तर से क्या कर सके, कार्य कर सके। इस तरीके से इसको बलवान बनाना, समर्थ बनाना है। और इसमें असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके, जिससे असमानता व गरीबी के रूपों से निपट सके। देखो
जिससे असमानता व गरीबी के रूपों से क्या कर सके, वो निपट सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि सरकार इस तरीके से वो कार्य कर सकती है, इस तरीके से उसकी कार्य का संचालन किया जा सकता है। अब देखो उदाहरण के तौर पे क्या बताया गया है कि उदाहरण पे भारत की जो आकांक्षा है, भारत की आकांक्षा है कि ऐसे समाज बनाए, कैसे समाज बनाए, ऐसे समाज बनाए जो जातिगत भेदभाव न हो। भारत की आकांक्षा है ऐसा समाज बने जो कैसा नहीं हो, जातिगत न हो। क्या नहीं होना चाहिए, जातिगत नहीं होना चाहिए। भारत की आकांक्षा है ऐसा समाज बने जिसमें जातिगत भेदभाव नहीं हो। और सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनना पड़ेगा, सरकार को क्या करना पड़ेगा, ऐसा समर्थ और शक्तिशाली बनना होगा जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। सरकार को समर्थ होना होगा जिससे वह क्या कर सकती है सरकार, मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सके। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठा सके। इसके लिए क्या कर सकती है सरकार, आवश्यक कदम उठा सके, यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम भी उठा सके। इस तरीके से सरकार को क्या होना पड़ेगा, समर्थ व शक्तिशाली बनना होगा। और एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। संविधान क्या है, संविधान समाज की आकांक्षाओं का क्या बताया गया, इसको पिटारा है। मतलब संविधान समाज की आकांक्षाओं का पिटारा बताया गया है। ठीक है, और संविधान निर्माताओं की इच्छा थी, संविधान निर्माताओं की क्या थी, ये इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें उनकी पूर्ण कर पाए। संविधान इस तरीके से रचना था, इस तरीके से बनाना था जिससे क्या है कि वहां नागरिक अपनी जो भौतिक आवश्यकता है, जो बुनियादी जो आवश्यकता है, उन बुनियादी आवश्यकताओं की वो पूर्ति कर सके, जिसमें उनको इस तरीके से वो पूर्ति कर सके जिससे सामाजिक असमान आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। मतलब उनको सामाजिक आत्मसम्मान वाला जीवन उनको प्राप्त हो जाए। और भारतीय संविधान सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है। भारतीय संविधान क्या करता है, सरकार को सशक्त और मजबूत बनाता है। भारतीय संविधान सरकार को क्या कर रहा है, सशक्त व मजबूत बनाता है और सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। जिससे क्या है कि इस तरीके से भारतीय संविधान को सशक्त और मजबूत बनाया जा रहा है, जिससे क्या है कि ऐसे सकारात्मक और लोक कल्याणकारी कदम उठा के कार्य किया जा सके। तो कहने का तात्पर्य है कि संविधान का जो चौथा काम क्या बताया गया है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। मतलब संविधान सरकार को इस तरीके से मजबूत बनाए जिससे जनता की जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। एक ऐसे समाज, एक ऐसी सरकार की स्थापना होनी चाहिए। अब इसका जो नेक्स्ट बिंदु है वह राष्ट्र की बुनियादी पहचान, जिसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।